आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं जिसके दो चेहरे थे। एक जो दुनिया के सामने था, एक चमत्कारी बाबा का, और दूसरा एक शातिर ब्लैकमेलर का। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। एक ऐसा सवाल जो हमें पावर, धोखे और हिम्मत की एक बहुत ही उलझी हुई दुनिया में लेकर जाता है। तो चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बाबा से जिसकी पहुंच कहते हैं समाज के सबसे ऊंचे तबकों तक थी। वो कोई मामूली बाबा नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदमी था जिसके चारों तरफ ताकत और रहस्य का एक जाल सा बुना हुआ था। देखिए, वो सिर्फ दावे नहीं करता था, वो मंत्रियों, आईएएस और आईपीएस अफसरों और बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ अपने कनेक्शन का दिखावा करता था। असल में इन्हीं लोगों के नाम का इस्तेमाल करके वो अपना दबदबा बनाता था। उसने अपनी एक इमेज बनाई थी कि वो एक न्यूरोलॉजिस्ट है जो दिमाग की बीमारियां ठीक करता है, लोगों के दुख दर्द दूर करता है और हाँ, सबसे पावरफुल लोगों के सारे राज जानता है। इसी पहचान के दम पर उसने लोगों का भरोसा जीता और उनके बहुत करीब पहुंच गया। लेकिन कहते हैं ना, हर धोखे की एक उम्र होती है, और इस धोखे का अंत एक अकेली महिला के साहस से हुआ, जिसने इस पूरे खेल का पासा ही पलट दिया। उसका तरीका बहुत ही शातिर था। पहले वो एक महिला को टारगेट करता, किसी भी तरह से उसकी तस्वीर ले लेता, फिर उस तस्वीर को मॉर्फ करके आपत्तिजनक बना देता, और इसके बाद व्हाट्सएप पर धमकियों का सिलसिला शुरू हो जाता ताकि वो महिला डर कर उसके जाल में फंस जाए। और बस यहीं से पूरा गेम पलट गया। धमकियों से डरने के बजाय एक महिला ने हिम्मत दिखाई और वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था, ये उस बहुत बड़े धोखे के खिलाफ उठी पहली आवाज थी। जैसे ही ये शिकायत दर्ज हुई, पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। अब ये मामला सिर्फ एक इंसान का नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े और गहरे जाल को बेनकाब करने की चुनौती बन गया था। ये कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान था। मामला इतना सीरियस था कि महाराष्ट्र सरकार को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनानी पड़ी। इससे ही अंदाजा लगता है कि आरोप कितने गंभीर थे और बाबा की पहुंच कितनी गहरी हो सकती थी। और फिर तो चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। एक शिकायत के बाद एसआईटी बनी और कुछ ही दिनों में 17 मार्च को बाबा के ठिकाने पर रेड हुई और अगले ही दिन 18 मार्च को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन असली खुलासा तो उस रेड में हुआ। 58 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन जिंदगियों की संख्या है जिन्हें इस धोखे के जाल में फंसाया गया था। पुलिस को बाबा के फोन और एक पेन ड्राइव से 58 वीडियो मिले, जिनमें अलग अलग महिलाएं थीं। ये वो सबूत था जिसने इस केस की पूरी दिशा ही बदल दी और बाबा के गुनाहों की गहराई को सबके सामने लाकर रख दिया। तो अब गिरफ्तारी हो चुकी थी, सबूत मिल चुके थे। अब बारी थी उस नकाब को हटाने की जिससे पहनकर वो सालों से दुनिया को धोखा दे रहा था। उसकी बनाई हुई दुनिया और उसकी असलियत में मतलब जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ वो खुद को एक शक्तिशाली बाबा बताता था, वहीं दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि वो एक गरीब गांव से आया था और करीब 20 साल तक एक होटल में काम करता था। वो कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं, बल्कि एक नंबर का धोखेबाज था। सोचिए, उसने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ पर बना रखी थी। घर से भागने को आध्यात्मिकता का नाम दे दिया और फिर धीरे धीरे कहानियां सुना सुनाकर लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उसने अपना ये पूरा मायाजाल तैयार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस जाल की तह तक पहुंचने की। पुलिस को ये बात साफ थी कि 58 वीडियोस का मतलब है कि और भी बहुत से पीड़ित हो सकते हैं जो शायद डर की वजह से चुप है। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आगे आएं और भरोसा दिलाया कि उनकी पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। देखिए, ये केस सिर्फ एक अपराधी का नहीं है, ये हमारे समाज और हमारे सिस्टम पर कुछ बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े करता है। ये सोचने वाली बात है ना कि आखिर कैसे एक आम सा दिखने वाला आदमी इतने बड़े बड़े लोगों को धोखा देने में कामयाब हो गया। क्या हमारे सिस्टम में ही कोई कमी है जो ऐसे लोगों को पनपने का मौका देती है? और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो ये सब अकेला कर रहा था? उसके पीछे वो कौन सी बड़ी ताकतें थीं जो उसे बचा रही थीं? इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है, और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है।